रुचिका गिरोत्रा चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट स्कूल की क्लास 10th की स्टूडेंट थी। उनके पिता एससी गिरोत्रा यूको बैंक में मैनेजर थे। उनकी मां का निधन 10 साल पहले ही हो गया था। रुचिका अपनी दोस्त आराधना प्रकाश के साथ हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन में टेनिस की ट्रेनिंग ले रही थी। आराधना के पेरेंट्स आनंद और मधु प्रकाश थे, जिन लोगों ने रुचिका की मौत के बाद 25 साल तक रुचिका के पिता के साथ अदालतों के चक्कर काटते रहे। दोस्तों, ये कहानी केवल एक सुसाइड या फिर एक मर्डर की नहीं है। ये कहानी सोशल वैल्यूज और जस्टिस में हो रही मिलावट की भी है। दोस्तों, इस केस में रुचिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन क्या वो सुसाइड था या फिर मर्डर था, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और दूसरी चीज कि इस केस के बाद प्रशासन का और गवर्नमेंट का जो इस केस के प्रति रवैया रहा, उस पर मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश्वर और आप देख रहे हैं द डीएसटी शो। रुचिका एक बहुत ही शानदार लॉन टेनिस प्लेयर थी। 11 अगस्त 1990 को राठौर, जो एक आईपीएस था, रुचिका के घर पर आता है। हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन का हेड होने की वजह से उसने रुचिका को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आश्वासन भी दिया था और उसे अगले दिन मिलने के लिए भी बुलाया था। अगले दिन यानी 12 अगस्त को रुचिका और उसकी दोस्त आराधना फिर से लॉन टेनिस खेलने जाते हैं। वहां पर वे दोनों राठौर और उसकी पत्नी से मिलते हैं। राठौर अपनी पत्नी को गार्डन में ही छोड़कर चला जाता है और कुछ देर बाद वो रुचिका को ऑफिस में बुलाता है। वहां पर रुचिका और उसकी दोस्त आराधना दोनों ही जाते हैं। राठौर आराधना को टेनिस कोच मिस्टर थॉमस को बुलाने के लिए भेज देता है। आराधना के चले जाने के बाद ऑफिस में रुचिका अकेले हो जाती है और राठौर यही तो चाहता था और वो रुचिका के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। रुचिका उसे कई बार हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। अचानक आराधना वहां पर आ जाती है। आराधना ये सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। राठौर आराधना को फिर से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार मौका देखकर रुचिका और आराधना दोनों ही कमरे से बाहर भाग जाती हैं। बाहर जाने के बाद रुचिका आराधना से सब कुछ बताती है, पर इन दोनों ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बातें अपने वो पेरेंट्स से बता सकें। राठौर को अवॉइड करने के लिए अगले दिन उन लोगों ने अपनी टाइमिंग चेंज कर ली। अगले दिन वो शाम को टेनिस की प्रैक्टिस के लिए गई। 6:30 बजे के करीब जब दोनों खेलकर घर जाने वाली थी, तो बॉल पिकर, जिसका नाम पतलू था, वो उन्हें बताता है कि राठौर उनका वेट ऑफिस में कर रहा है। अब इन लड़कियों ने सारी बात अपनी पेरेंट्स को बताने के लिए डिसाइड किया। पंचकुला में रहने वाले सभी टेनिस खेलने वाली लड़कियों के पेरेंट्स रुचिका के घर पे इकट्ठा होते हैं। वे सभी एकजुट होकर राठौर को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। वे सभी स्टेट के होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल से मिलने जाते हैं और इसके बारे में उनसे बताते हैं। जेके दुग्गल डीजीपी आरआर सिंह को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते हैं। 3 सितंबर 1990 को आरआर सिंह ने इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में राठौर के ऊपर एफआईआर फाइल करने की बात कही गई। दुग्गल ने यह रिपोर्ट होम मिनिस्टर संपत सिंह को फॉरवर्ड किया, पर संपत सिंह ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और इसके बाद आरआर सिंह को हटा दिया गया। राठौर के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वहां का एक्स एमएलए जगजीत सिंह टिक्का अपने लोगों के साथ रुचिका के घर के सामने नारेबाजी करने लगता है। राठौर के खिलाफ एफआईआर होने की जगह उस पर केवल डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। राठौर सिस्टम के लूप होल्स को काफी अच्छे से जानता था और उसकी राजनीतिक पहुंच की वजह से वो बार बार बच निकलता है और इसके बाद रुचिका और उसके परिवार के ऊपर मुसीबतों के बादल मंडराने लगते हैं। 20 सितंबर 1990 राठौर की इंक्वायरी के 2 हफ्ते के बाद ही रुचिका को उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि रुचिका की फीस जमा नहीं थी। बाद में उसके पेरेंट्स कई बार फीस देने की कोशिश भी की, पर स्कूल ने उनकी एक भी ना सुनी। बाद में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पता चलता है कि सेक्रेड हार्ट स्कूल में कुल 135 ऐसे केसेस हैं जहां पर फीस की पेमेंट नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को भी स्कूल से बाहर नहीं निकाला गया था। रुचिका वो पहले थी जिसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। और मजे की बात यह है कि इस फीस ना देने वाले स्टूडेंट्स में राठौर की बेटी प्रियांजलि भी शामिल थी, पर उसके खिलाफ स्कूल ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी।
स्कूल से निकल जाने के बाद रुचिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो जब भी घर से बाहर जाती, लोग उसके ही चरित्र पर सवाल उठाने लगते थे। इन सब के बीच रुचिका के पिता के ऊपर चोरी, हत्या, डिफेमेशन जैसे बहुत सारे झूठे केसेस लगा दिए गए। रुचिका के 10 साल के भाई आशु के ऊपर भी 5 चोरियों के केसेस लगा दिए गए। I was paraded handcuffed and half naked in the lane where I lived. When I asked for water, the police officer urinated in front of me in a glass and asked me to drink it. A couple of days later, I came to know that my sister had committed suicide. I was kept in police custody for more than 2 months. ये सारे केसेस केपी सिंह, जो कि उस समय एसपी था, उसके द्वारा लगाए गए थे। और इसी तरह के केसेस आराधना और उसके पेरेंट्स के ऊपर भी लगाए गए थे। इन सब से बचने के लिए आराधना के पेरेंट्स ने आराधना की शादी करके उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। 23 सितंबर 1993 को रुचिका और उसके 13 साल के भाई को बाजार से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मसूरी के स्टाफ ऑफिस में ले जाया गया। वहां पर उसको काफी टॉर्चर किया जाता है। रुचिका के पिता को विवश किया जाता है कि वो अपने इकलौते मकान को राठौर के वकील को बेच दे और इसके साथ ही अब पूरा परिवार बेघर हो गया था। रुचिका की प्रॉब्लम्स अभी कम नहीं होने वाली थी। रुचिका के पिता को अब सस्पेंड कर दिया गया था और गिरहोत्रा परिवार को शिमला के पास ही एक गांव में जाकर रहना पड़ा। 28 दिसंबर 1993 को रुचिका के भाई को पूरे मोहल्ले के सामने हथकड़ी में घुमाया जाता है। रुचिका इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कुछ दिनों के बाद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। राठौर रुचिका के पिता को रुचिका की डेड बॉडी देने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो जब तक एक कोरे पेपर पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक उसे डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। बेबस पिता उसकी ये शर्त मान लेता है, कोरे कागज पर सिग्नेचर कर देता है। कोरे कागज पर यह लिखा जाता है कि वो रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सहमत है, क्योंकि राठौर ने रुचिका के भाई आशु को भी जान से मारने की धमकी दी थी, जो अभी भी उसकी कस्टडी में था। रुचिका के सुसाइड के एक हफ्ते के बाद ही सरकार ने राठौर के खिलाफ इंक्वायरी को बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद राठौर को प्रमोट करके एडिशनल डीजीपी बना दिया गया। सन 2000 में शांता कुमार, जो बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को राठौर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। चौटाला ने इस पर एक्शन लेने की बजाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को इसके बारे में बताया। इधर एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने खुद से ही संज्ञान लेते हुए मामले को अपने पास बुला लिया। कोर्ट में आशु ने पुलिस के द्वारा की गई सारी ज्यादतियों को बताया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस केस की इंक्वायरी सीबीआई से करने के लिए आदेश दिए। 16 नवंबर 2000 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, पर इसके बावजूद भी चौटाला ने राठौर को पुलिस चीफ के रूप में काम करने दिया। अंबाला के एक स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है। 17 नवंबर सन 2000 को शुरू हुई ये सुनवाई 2006 तक चलती रहती है। कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उनमें केवल मोलेस्टेशन की धाराएं ही रखी गई थी, सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने की नहीं। 23 अक्टूबर 2001 को स्पेशल सीबीआई जज जगदेव सिंह के द्वारा सुसाइड के लिए प्रेरित करने की धाराओं को भी इसमें डाल दिया गया। लेकिन फरवरी 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले को रद्द करने वाले जज जस्टिस केसी कठुरिया गिरोथराज के पड़ोसी थे और जिनके साथ गिरोथराज का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहा था। सन 2000 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीबीआई ने 7 वर्ष लिए 16 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में और 19 साल के बाद राठौर को गिल्टी पाया जाता है, पर सजा केवल 6 महीने की ही होती है और 10 मिनट के बाद ही वो बेल पर बाहर आ जाता है। उसकी हंसती हुई शक्ल जैसे पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर ही एक चाटा थी और इसी गुस्से का नतीजा दिखा 8 फरवरी 2010 को, जब उत्सव शर्मा नाम के एक लड़के ने राठौर के ऊपर चाकू से वार किया। और सवाल आज भी तो वही है ना कि क्या सच में इंसान हुआ भी? The one thing that you said really bothered you was that smile.
Yes, I don't want to see smile on his face. He's smiling. He's still smiling. दोस्तों इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है दिनेश्वर और आप देख रहे थे द डेली।